गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपकी वर्कशीट 42 है सोशल साइंस की। डेट 10 अक्टूबर 2020। ठीक है। और आपकी आज की जो ये वर्कशीट है ये लोकतांत्रिक राजनीति की बुक में से है। चैप्टर नंबर 5 संस्थाओं का कामकाज, दिनांक 10 अक्टूबर 2020, जिसमें आप सबसे पहले अपना नाम लिखेंगे और उसके बाद अपने शिक्षक का नाम लिखेंगे। आज की आपकी कार्यपत्रिका 42, जिसकी हेडिंग है न्यायपालिका। ठीक है। पिछली 2 वर्कशीट्स में भी हम यही चैप्टर पढ़ रहे थे, संस्थाओं का कामकाज, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ चुके हैं कि संस्थाएं क्या होती हैं, क्यों होती हैं। ठीक है। उसके बाद हमने 3 संस्थाएं पढ़ी, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, जिसमें से आप विधायिका और कार्यपालिका को विस्तार से पढ़ चुके हैं। तो इस वर्कशीट में हम न्यायपालिका को विस्तार से पढ़ेंगे। आइए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि न्यायपालिका होती क्या है। तो हमारे देश भारत में विभिन्न स्तरों पर मौजूद अदालतों को सामूहिक रूप से न्यायपालिका कहा जाता है। ठीक है। तो हमारे देश में अदालतें विभिन्न स्तरों पर हैं। ठीक है। निचली से लेकर सबसे बड़ी अदालत, तो उन सभी को मिलाकर हम क्या कहते हैं? न्यायपालिका। न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय, राज्यों में उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय और स्थानीय स्तर के न्यायालय सम्मिलित हैं। ठीक है। तो न्यायपालिका हमारा पूरा सिस्टम है जस्टिस का। उसमें हमारे विभिन्न स्तरों पर जो हमारी अदालतें हैं वे शामिल हैं। जैसे सबसे ऊपर हमारी सर्वोच्च न्यायालय आती है, यानी कि हमारी सुप्रीम कोर्ट, देन हाई कोर्ट, देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो इस तरह से हमारे जितने भी स्तरों पर अदालतें हैं वे सभी न्यायपालिका कहलाती हैं। देश में एकीकृत न्यायपालिका है। ठीक है। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे देश में जो न्यायपालिका है वो एकीकृत है। इसका मतलब क्या होता है कि देश की सभी अदालतों को सर्वोच्च न्यायालय का फैसला मानना होता है। ठीक है। तो एकीकृत मीन्स लिंक्ड है आपस में। तो इससे क्या होता है, जो सर्वोच्च न्यायालय यानी कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट जो कहते हैं, जो उनका फैसला होता है वे निचली सभी अदालतों को मानना पड़ता है। ठीक है। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय इनमें से किसी भी विवाद पर सुनवाई कर सकती है। अब सर्वोच्च न्यायालय मतलब हमारा सुप्रीम कोर्ट। तो वे कौन कौन से मामलों पर सुनवाई कर सकते हैं? जैसे देश के नागरिकों के बीच विवाद, यानी कि अगर 2 नागरिकों के बीच कोई विवाद है तो उसका निपटारा करेंगे। और नागरिकों और सरकार के बीच कोई विवाद हो तो, यानी कि किसी नागरिक को सरकार से कोई प्रॉब्लम हुई है तो वो उस पर भी विवाद का निपटारा करेंगे। 2 या 2 से अधिक राज्य सरकारों के बीच विवाद, यानी कि मान लो जैसे गुजरात और राजस्थान सरकार के बीच में कोई विवाद है तो उसका निपटारा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। केंद्र और राज्य सरकार के बीच विवाद, जैसे मान लो केंद्र सरकार है उसके बीच में, और मान लो कि उत्तर प्रदेश की सरकार है या राजस्थान की सरकार है, उनको केंद्र सरकार से कुछ प्रॉब्लम है या केंद्र सरकार को इन राज्यों से कोई प्रॉब्लम है, तो उसमें जो विवाद उत्पन्न होगा उसका निपटारा भी सुप्रीम कोर्ट करेगा। यह फौजदारी और दीवानी मामले में अपील के लिए सर्वोच्च संस्था है। ठीक है। अब फौजदारी और दीवानी मामले कुछ ऐसे मामले हैं जो छोटी अदालत से सॉल्व होने शुरू होते हैं। ठीक है। अगर आपका फौजदारी में जब आपने कोई अपराध किया है, और जो दीवानी मामले हैं वे हमेशा पैसों से रिलेटेड होते हैं। ठीक है। तो फौजदारी और दीवानी मामले हमेशा निचली अदालत से सुनवाई होनी शुरू होती है। लेकिन अगर किसी को निचली अदालत के फ़ैसले पसंद नहीं आ रहे तो वे और ऊपर कोर्ट में जाके अपील करते हैं, और जो फाइनल अपील वो करते हैं वो कहाँ करते हैं? सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है। फिर सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देती है वे निचली सभी अदालतों को मानना होता है, क्योंकि हमारी व्यवस्था क्या है? एकीकृत है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? यह उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ भी सुनवाई कर सकता है। ठीक है। मान लो हमने हाई कोर्ट में कोई केस स्टार्ट किया और हमें हाई कोर्ट का फ़ैसला पसंद नहीं आ रहा है। ठीक है। तो हम अपील उसके बाद कहाँ करेंगे? सुप्रीम कोर्ट में करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट फिर जो फैसला देगा वे सभी को मानना होगा। ठीक है। अब देखो, न्यायपालिका जो है वो अपना काम सही ढंग से करे, निष्पक्ष रूप से करे, यानी कि बिना किसी भेदभाव के करे। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता। अगर उस पर किसी का भी दबाव होगा तो न्यायपालिका अपना काम ढंग से नहीं कर पाएगी। तो इसलिए हमारे देश में जो न्यायपालिका है वो एकदम स्वतंत्र रूप से कार्य करती है, उस पर किसी का कोई दबाव नहीं होता।
आइए देखिए इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये है कि न्यायपालिका विधायिका या कार्यपालिका के नियंत्रण में कार्य नहीं करती है। ठीक है, उस पर विधायिका या कार्यपालिका का कोई नियंत्रण नहीं है। सरकार न्यायपालिका पर अपना कोई फैसला थोप नहीं सकती। ठीक है, इसी वजह से सभी आधुनिक लोकतांत्रिक देशों में अदालतें विधायिका और कार्यपालिका के अधीन नहीं होती। ठीक है, वे उनके अंडर काम नहीं करती है, वे अलग से काम करती हैं। अब आप खुद सोचो, अगर न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होगी, ठीक है, वो किसी सरकार के अंडर काम करेगी, तो वो हमेशा फैसले किसके पक्ष में देगी? सरकार के ही पक्ष में देगी। ठीक है, तो मान लो किसी नागरिक और किसी सरकार के बीच में कोई विवाद होता है, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है तो नागरिक तो कभी केस जीत ही नहीं पाएगा, क्योंकि सरकार हमेशा उसको अपने पक्ष में ही फैसला देने के लिए कहेगी। तो इसलिए न्यायपालिका का स्वतंत्र होना बहुत ज़रूरी है, ताकि देश में न्याय व्यवस्था बनी रहे, न्याय हमेशा होता रहे। क्योंकि अगर न्यायपालिका किसी के भी अधीन हो जाती है तो उसको फैसले हमेशा उसी के पक्ष में देने पड़ेंगे, चाहे वो सही है या गलत है। तो इसलिए न्यायपालिका किसी के भी अधीन कार्य नहीं करती है, वे एकदम स्वतंत्र बॉडी है काम करने की। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति देश के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि नियुक्ति कौन कर रहे हैं? हमारे राष्ट्रपति कर रहे हैं। तो इनकी नियुक्ति भी एकदम फेयर वे से होती है, इसमें कोई वो हम नहीं देख सकते कि इसमें किसी को प्रेफरेंस दिया। ठीक है, अमूमन सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को ही प्रमुख न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। ठीक है, तो जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, यानी कि प्रमुख न्यायाधीश जो होते हैं, वो सबसे वरिष्ठ व्यक्ति होते हैं, सबसे सीनियर व्यक्ति होते हैं। ठीक है, और उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। एक बार किसी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने के बाद उसे उसके पद से हटाना लगभग असंभव हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से भी हमें पता चलता है कि हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र है। अब अगर किसी को जज बना दिया या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया, तो उसके बाद उसको हटाना बिल्कुल एकदम ना के बराबर हो जाता है कि आप उसको हटा नहीं सकते हो। ठीक है, मान लो ऐसा ना होता, ठीक है, हटाना ईजी होता, तो आप खुद सोचो, जो जज होते या जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, वे कभी भी निष्पक्ष फैसला दे पाते? नहीं दे पाते। क्यों? क्योंकि उनको लगता कि अगर मैंने फ़ैसला निष्पक्ष दिया या कोई उनको कहेगा कि मेरे फेवर में फ़ैसला दो और वो नहीं देंगे, तो उनको हमेशा लगता रहेगा कि मेरा जो पद है वो मुझसे छीना जा सकता है। तो इसलिए ये जो प्रमुख पद हैं न्यायपालिका में, वे एक बार अगर किसी की नियुक्ति हो गई तो उसको हटाना एकदम असंभव है। ठीक है, ताकि उनमें ये जो डर होता है कि मेरे को अपने पद से हटाया जा सकता है, वो ख़त्म हो। और जब ये डर ख़त्म होगा तो अपने आप जो फैसले होंगे वो निष्पक्ष होंगे, हमेशा न्यायपूर्ण होंगे। तो न्यायपालिका को न्यायपूर्ण बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो जजेस होते हैं उनको हटाया ना जाए, ताकि वो बिल्कुल फ्री माइंड होकर फैसले सुना सके। किसी भी न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे न्यायाधीश को हटाना आप खुद देख सकते हैं कितना मुश्किल है। संसद के 2 सदन कौन से हैं? लोकसभा और राज्यसभा। तो दोनों में ही कितना बहुमत चाहिए हमें? 2/3। ठीक है, 2/3 लोग अगर ये कहेंगे कि हाँ, हमें इस पर्टिकुलर जज पे या हमारे चीफ जस्टिस पे हमें विश्वास नहीं है उनके कार्य पर, तब जाके उनको हटाया जा सकता है, यानी कि 2/3 राज्यसभा में और 2/3 लोकसभा में। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इनको हटा पाना एकदम असंभव है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि न्यायपालिका का स्वतंत्र होना कितना ज़रूरी है, ताकि निष्पक्ष ढंग से फैसले हो सके। ठीक है, तो अब देखते हैं न्यायपालिका का भारत के संविधान में क्या रोल है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को देश के संविधान की व्याख्या करने का पूरा अधिकार है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे देश के जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स जो हैं, वे न्यायपालिका में भारत के संविधान की व्याख्या करते हैं, यानी कि उसका आकलन करते हैं। अगर न्यायपालिका को लगता है कि विधायिका का कोई कानून या कार्यपालिका की कोई कार्यवाही संविधान के खिलाफ है, तो वह केंद्र और राज्य स्तर पर ऐसे कानूनी कार्रवाई को अमान्य घोषित कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर उन्हें ऐसा लगता है कि कोई ऐसा कानून पारित हो रहा है या पास हो रहा है
जो हमारे संविधान के जो रूल्स हैं, जो संविधान है हमारा, उसके खिलाफ है, तो वे उस कानून को क्या घोषित कर सकते हैं? अमान्य, यानी कि वो कानून लागू नहीं किया जाएगा। तो जब भी कोई कानून बनता है तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उसकी व्याख्या करते हैं कि हाँ, ये हमारे संविधान के अनुरूप है या नहीं है। अगर है तो वो उसको मंजूरी दे देते हैं कि हाँ, आप इसको लागू कर दीजिए। लेकिन अगर उनको लगता है कि ये कानून हमारे संविधान के नियमों के खिलाफ है, उसके अनुरूप नहीं है, तो वे उस कानून को अमान्य घोषित करके उसको लागू नहीं होने देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिखता है कि न्यायपालिका हमारे संविधान का कितना बड़ा रक्षक है। इस तरह किसी कानून या कार्यपालिका की कार्रवाई को चुनौती मिलती है तो सर्वोच्च न्यायालय उसकी संवैधानिक वैधता तय करता है। ठीक है, जब किसी भी कानून या कार्यपालिका की कार्रवाई को चुनौती मिलती है तो सुप्रीम कोर्ट तय करता है कि वो संविधान के अनुरूप है या नहीं है। इसे हम किस नाम से जानते हैं? न्यायिक समीक्षा। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी फैसला दिया है कि संसद संविधान के मूलभूत सिद्धांतों में बदलाव नहीं कर सकती। तो जो हमारे संविधान के मूलभूत सिद्धांत हैं, यानी कि जो हमारे प्रियम्बल में लिखे हुए हैं, उसमें संसद कोई बदलाव नहीं कर सकती है। ठीक है, जैसे समानता का है, स्वतंत्रता का है, भाईचारे का है, तो ये सभी जो हमारे मूलभूत सिद्धांत हैं उसमें संसद कोई बदलाव नहीं कर सकती। और बाकी जितने भी सिद्धांत हैं उसमें अगर संसद कोई बदलाव करती है तो उसमें भी फिर न्यायालय पूरी की पूरी उसकी समीक्षा करेगा कि वे संविधान के अनुरूप है या नहीं है। उसके बाद न्यायपालिका को एक बहुत बड़ा और अधिकार है, मौलिक अधिकार। हमारे भारतीय न्यायपालिका नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। ठीक है, जो हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं, हमारी जो न्यायपालिका है वो उनकी रक्षा करती है। यानी नागरिक अपने अधिकारों के उल्लंघन होने पर न्यायालय में जा सकता है। ठीक है, अगर हमें लगता है कि कोई हमसे हमारा मौलिक अधिकार छीनने की कोशिश कर रहा है तो हम उसके लिए कोर्ट में जा सकते हैं। हाल के वर्षों में अदालतों ने सार्वजनिक हित और मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए विभिन्न फैसले और निर्देश दिए हैं। ठीक है, जनता के हित में और हमारे मानव के अधिकारों के संरक्षण के लिए पिछले कुछ वर्षों से बहुत फैसले सुनाए जा रहे हैं। ठीक है, इन्हीं वजह से लोग न्यायपालिका पर काफ़ी विश्वास करते हैं। ठीक है, तो जब मानव अधिकार के संरक्षण के लिए फैसले सुनाए जाएंगे तो वो कहीं ना कहीं हमारे मौलिक अधिकार को सुरक्षित रखते हैं। और एक चीज़ और है, अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी अपना केस दर्ज कर सकते हैं। उसमें आपको निचली अदालतों में जाना ज़रूरी नहीं है, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में केस दर्ज कर सकते हैं। जैसे फौजदारी और दीवानी में तो आपको निचली अदालत से स्टार्ट करना पड़ता है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी अपना केस दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम कह सकते हैं कि हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र है, हमारे संविधान को, हमारे मौलिक अधिकारों को पूरी तरह सुरक्षित रखती है। ठीक है, और ये बहुत ज़रूरी भी है देश की न्याय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। आइए अब इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, न्यायपालिका किसे कहते हैं और इसमें कौन कौन से न्यायालय शामिल होते हैं? तो उत्तर है हमारा, हमारे देश भारत में विभिन्न स्तरों पर मौजूद अदालतों को सामूहिक रूप से न्यायपालिका कहा जाता है। न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय, राज्यों में उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय और स्थानीय स्तर के अदालतें सम्मिलित हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में किन मामलों की सुनवाई होती है? तो सबसे पहला है देश के नागरिकों के बीच जब विवाद हो या नागरिक और सरकार के बीच विवाद। दूसरा, 2 या उससे अधिक राज्य सरकारों के बीच विवाद। तीसरा, केंद्र और राज्य सरकार के बीच विवाद। 4, फौजदारी और दीवानी मामले में अपील के लिए सर्वोच्च संस्था है। यह उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ भी सुनवाई कर सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, स्वतंत्र न्यायपालिका अपना काम कैसे करती है? न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से कार्य करती है, यह विधायिका या कार्यपालिका के अधीन नहीं होती है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति देश के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। किसी भी न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 बहुमत में अविश्वास प्रस्ताव पारित करना
पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से अपना कार्य कर पाती है क्योंकि वह किसी के अधीन नहीं है। और जब भी कोई न्यायाधीश को नियुक्ति होती है वे राष्ट्रपति करते हैं और उनको हटाना भी एकदम ऑलमोस्ट असंभव है। प्रश्न 4, आपके विचार में नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका क्यों आवश्यक है? उत्तर, न्यायपालिका नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है क्योंकि यदि नागरिक के अधिकारों की रक्षा नहीं होगी तो वे स्वयं को सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे। ठीक है, अगर हमारे कोई मौलिक अधिकार छीन रहा है और हम कहीं जाकर अपील भी नहीं कर सकते तो हम असुरक्षित महसूस करेंगे। पिछले कुछ वर्षों में अदालतों ने सार्वजनिक हित और मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए विभिन्न फैसले और निर्देश दिए हैं। यही कारण है कि लोग न्यायपालिका पर विश्वास करते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये आपकी आज की वर्कशीट है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी और आप आज ही अपने इसके क्वेश्चन आंसर्स करके अपने टीचर्स को भेज दीजिए। धन्यवाद।